नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी यह आषाढ़ का आकाश नहीं है। रोज एक घर खाली हो रहा है। गांव जवार में एक ही खबर सुनाई पड़ती है, चौपाल से लेकर सिवान तक। आज फला अपने परिवार को लेकर अपने लड़के के पास शहर चला गया। आज फला अपने भाई के पास, आज फला अपने चाचा के पास। आज ये सब लोग जब तक गांव में पानी की समस्या हल नहीं हो जाती नहीं बहुरेंगे। यद्यपि यह भी हुआ है कि न बहरने की प्रतिज्ञा करके गए कई परिवार 2-4 दिन में लौट आए हैं, क्योंकि शहरों का पानी भी चुक गया है। शहर की आंखों का पानी तो बहुत पहले चुक गया था। अब आकाश, धरती, नलकूप, तालाब, चापाकल का पानी चूक गया है। राम सुजान को उसकी मेहरिया रात दिन सुनाती है, काहे हो सबको लेकर बुद्ध गणेश के पास शहर काहे नहीं चलते? काहे बाल बच्चा को पियासा मारे डालते हो, काहे? राम सुजान का ज्येष्ठ पुत्र बुद्ध गणेश कलेक्टर कार्यालय में चपरासी है। कलेक्टर साहब के यहाँ बंगला ड्यूटी करता है। ऐसी ऐसी सब्जी तरकारी उगाता है कि साहब को प्रसन्न किए रहता है। खेतीहर का बेटा है तो क्या इतना न जानेगा? राम सुजान कलेक्टर साहब की बगिया देख आया है, एकदम चकाचक है। फूल पत्ती, 10 तरह की तरकारी, मूंग, उड़द, ककड़ी, भुट्टा, खूब हरियाया लॉन, लॉन जैसी लहलहाती सुरखरी घास। गांव में हो तो सारे गोरू हृष्ट पुष्ट हो जाएं। कैसे हडिल्ले हडिल्ले हो गए हैं। गांव, कछार, पहाड़, वन, न कहीं हरियरी है न पानी। आकाश आग बरसाता है और जलती धरती भाप छोड़ती है। ढोर डांगर बिलबिला रहे हैं। न ढीलो तो खूंटों में बंधे बंधे दिन भर माछी खाती है, और चरवाहा ढील ले जाता है तो पशुओं की चाह भी जाती है। सूखी दर की धरती और तपते पहाड़ और वन। चरवाहा इधर उधर भटक कर दोपहरी तक पशुओं को लौटा लाता है। खूंटे में बंधे रंभाते पशु जैसे शिकायत करते हैं, उन्हें चारा और पानी क्यों नहीं मिल रहा है। राम सुजान की आंखें भर आती हैं, जैसे आकाश का पानी उसकी आंखों में उतर आया हो। कृपा करो इंद्र देवता, इस गांव को हमने आज तक नहीं छोड़ा, अब बुढ़ाईदार गांव छोड़ना होगा। राम सुजान की पनियाई आंखें आकाश में बिंध जाती हैं। आषाढ़ अंत के आकाश में बादल का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं। गांव के पास से बहने वाली नदी सूखी पड़ी है, इंदारे सूखे पड़े हैं। बस बिहारी की कुइयां में पानी है। उसकी मेहरिया ऐसी लड़ाकी है कि पहले 4 कुबोल सुनाती है, फिर 2 गगरी पानी भरने देती है। आज भिनसारे राम सुजान की छोटी पुत्री बाला, जो ससुराल से पूरे 1.5 साल बाद आई है, खाली गगरी लिए लौट आई कि बिहारी की मेहरी ने पानी नहीं भरने दिया। तभी से राम सुजान की मेहरिया रट लगाए है, पानी न भा अमृत हुई गया। जब तलक भर पानी के व्यवस्था नहीं हुई, हम बुद्ध गणेश के पास रह। देखते हैं, कुछ सोचते हैं। बहुत दिन से इसी तरह टालता आ रहा है राम सुजान। वह पत्नी को तो टाल देता है, पर स्वयं को कैसे टाले। भीतर दिन रात अधहन सा कुछ सनसनाता रहता है। छाती दुखों से भरी रहती है। घर में रहा नहीं जाता तो वह नदी की ओर निकल जाता है। तट पर घंटों बैठा रहता है। लगता है जैसे नदी उससे बातें करती है, या फिर वह नदी से बातें करता है। कुछ ऐसा है जो उसके और नदी के बीच संवाद बना रहता है। जन्म से देख रहा है इस नदी को। पुरखे बताते थे गांव के बसावट की कहानी। इस नदी के कारण ही यहाँ गांव बसा। ऐसा घना जंगल था कि कब चीता बाघ मनई को घसील ले जाएंगे कुछ पता ही नहीं था। राम सुजान चीते बाघ की कहानी किससे सुनकर ही बड़ा हुआ है। पहले जंगल बहुत थे, इसलिए बनैले पशु बहुत थे, और उनके कहानी किस्से भी बहुत थे। अब जंगल नहीं है, शायद इसलिए पशु पक्षियों के किस्से भी झूठे लगने लगे हैं। राम सुजान को अच्छी तरह याद है, इस नदी के पाट बहुत चौड़े चौड़े थे। पहाड़ियां बहुत हरी भरी थीं। महुआ बहुत टपकता था, और झरबेरियों में बेर बहुत लगते थे। शीशम, पीपल, नीम, कीकर, मदार,
पता नहीं कौन लील गया सब कुछ। राम सुजान नदी को लक्ष्य कर अंधरों में बुदबुदाने लगता है। तुम माई पिछले आषाढ़ सावन में ऐसी बढ़ी थी कि लगा था हमारा पूरा गांव बहा ले जाओगी। इस साल क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा पानी? अब तो बस तुम्हारे भीतर रेत पत्थर और चट्टानें रह गई हैं। नदी चुप। इस नदी के कारण ही वह जब बहुत छोटा था तभी तैरना सीख गया था। उसका चाचा जो उससे 7-8 साल बड़ा था उसे नदी के पास लाया था। उसकी कमर में रस्सी बांधी थी। ले राम सुजान, बजरंग बली का नाम लेकर कूद जा पानी में। अपने आप हाथ पैर चलने लगेंगे। इसी तरह तैरना सीखा जाता है। यदि तुम डूबने लगोगे तो मैं रस्सी खींचकर बाहर निकाल लूंगा। उसके मना करने पर भी चाचा ने उसे धक्का दे दिया था। वह डूबता चला गया था नदी की रहस्यमय गहराइयों में और तलहटी के कीचड़ में धंस गया था। हाथ पैर चलाने का चेतना था। चाचा ने कुछ क्षणों बाद ही रस्सी ऊपर खींच ली थी, पर उसे लगा था वह 1 वर्ष बाद पानी से बाहर आया है। उस पर मूर्छा छा रही थी। चाचा ने खूब समझाया था, घर में किसी को नहीं बताना है, समझा? तैरना इसी तरह सीखा जाता है, समझा? बताया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझा? समझ गया था राम सुजान और जल्दी ही तैराकी भी सीख गया था। सूखी मुरझाई नदी कैसी उदास और उजाड़ लगती है। कहाँ गया इसका पानी? बुद्ध गणेश का बेटा जब गांव आया था तब राम सुजान उसे नदी दिखाने लाया था। वह पूछने लगा था, बब्बा बताओ तो इतना पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? भगवान इंद्र जब प्रसन्न होते हैं पानी बरसाते हैं और फिर वह पानी खेतों नदी तालाबों में चला जाता है। एकदम गलत बब्बा, तुम कुछ नहीं समझते। पानी बादल बरसाते हैं, तुम्हारे इंद्र देवता नहीं। फिर धीरे धीरे धरती नदी तालाबों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ये भाप फिर से पानी बन जाती है। राम सुजान पलके झपकाकर फेफड़े फाड़कर हंस दिया था। हमें बनाते हो बेटा? नहीं बब्बा, सच, मैंने साइंस में पढ़ा है। तो का मैया तुम्हारा पानी भाप बनकर उड़ गया? हाँ उड़ गया। नदी बोलती है या उसके कान बजते हैं? मेरा सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। देखो मैं कैसी कुरूप हो गई हूँ। तुम्हें नहीं मालूम मैं कितनी प्यासी हूँ। पानी नहीं बरसेगा तो एक दिन में खत्म हो जाऊंगी और लोग बताएंगे कभी यहाँ पर एक नदी बहती थी जो अब नहीं है। राम सुजान का मन कैसा तो हो जाता है। लगता है बाहर की सारी उमस उसकी देह और हड्डियों में भर गई है। वह ऊपर आकाश ताकता है। पूरी शिद्दत से आकाश तप रहा है। सूखी दर की धरती चमड़े से सिकुड़ गई है। खेत बंजर पड़े हैं। वह स्वयं तो हलवाही के अलावा कुछ काम जानता नहीं। पानी नहीं बरस रहा तो हल जोतने का क्या अर्थ? धरती इतनी भूखी प्यासी है कि बीज डालेंगे तो बीज खा जाएगी। गांव को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। अभी 2-3 दिन पहले जांच पड़ताल करने के लिए बाबू साहबों का एक दल आया हुआ था। इनके भोजन पानी की व्यवस्था सरपंच के घर में हुई थी। उन लोगों ने भोजन सरपंच के घर का खाया, पर पानी अपने साथ लाए थे। एक तो गांव में पीने का पानी नहीं है और है भी तो वह साहबों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा। एक्वागार्ड मशीन द्वारा छाना गया पानी उन बोतलों में भरकर लाए थे जो पानी को ठंडा रखती है। गांव के लोग चकित थे। हम लोग मनई नहीं हैं जो चाहे जैसा पानी पी लेते हैं। मनई हो पर हाकिम अफसर नहीं हो। एक रिटायर्ड फौजी जो अब गांव में बस गया है समझाने लगा था। और प्रधानमंत्री जानते हो कैसा पानी पीते हैं? कैसा गुरुदेव? उनके पानी की वाटर टेस्टिंग होती है कि कोई विषाक्त पदार्थ तो नहीं मिला हुआ है। उस पानी को पहले कोई और पीकर देखता है। उसे यदि कोई नुकसान नहीं होता तो फिर प्रधानमंत्री को पीने को दिया जाता है। यहाँ पीने को एक बूंद पानी नहीं और प्रधानमंत्री के इतने नाज नखरे। राम सुजान का अचरज बढ़ता जाता था।
यही तो भैया राजा और प्रजा में फर्क है। हाकिम अफसरों ने बहुत भाषण झाड़ा था। देखिए, आप लोग शांत रहिए। आप लोगों को पूरी पूरी सहायता दी जाएगी। राहत कार्य चलाया जाएगा। देश में इतने अनाज का भंडारण है कि कोई भूखा नहीं मरेगा। और पानी? पानी कहाँ से मिलेगा हुजूर? ढोर डांगर लड़का बच्चा प्यासे मर रहे हैं। कोई वयोवृद्ध हाथ जोड़कर पूरा जबड़ा फाड़ पूछने लगा था। मिलेगा पानी। मौसम विभाग ने सूचना दी है, 1 सप्ताह के भीतर पानी गिरेगा। आप लोग जानते हैं कभी बाढ़ कभी सूखे की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। मानसून समय पर क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं। हमें फल फूल औषधि लकड़ी हवा पानी सब कुछ जंगलों से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। पर आप लोग न जाने कितनी लकड़ी रोज चूल्हे में फूंक देते हैं। ये धरती हमें बहुत कुछ देती है और बदले में चाहती है उसकी वनस्पति को कोई नुकसान न पहुंचाए। टीवी में रोज दिखाया जाता है पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। पानी उतना ही खर्च करो जितना आवश्यक है। पर तुम लोग जहां 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है वहां 4 बाल्टी पानी फेंकते हो। प्रशासन पूरी पूरी सहायता करेगा, पर आप लोगों का भी कर्तव्य है कि पेड़ पौधे न काटें, पानी का दुरुपयोग न करें। राम सुजान भाषण में कही गई बातों को दिन भर सोचता विचारता रहा। फिर शाम को फौजी के घर टीवी देखने पहुंच गया। फौजी मस्त आदमी है। हंसता है तो लगता है उसके ब्रिगेडियरी ठहाके से छत गिर पड़ेगी। टीवी में दिखाया जा रहा था, नल से बूंद बूंद पानी रिस रहा है और खाली बाल्टी और कलसों की लंबी लाइन लगी हुई है। राम सुजान कहने लगा, ये तो हुजूर वैसी ही लाइन है जैसे आजकल बिहारी की कुइयां में लगती है। फौजी ने गहरी सांस छोड़ी। हाँ, अभी तो देखो और क्या क्या होता है। ये हाकिम अफसर तो कहकर चलते बने कि तुम लोग पानी बहुत बेकार करते हो, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हो। अरे ये जंगल गरीब नहीं काटता, ये बड़े लोग काटते हैं। नदी किनारे के जंगल किसने साफ किए? इन बड़े लोगों ने। रात भर ट्रक घर घर आते थे और लकड़ी लादी जाती थी। मुझे खूब याद है, यह नदी खूब उछाले मारती थी और जंगल खूब घना था। इस ओर रात बिरात आने में डर लगता था। इन अफसरों को कौन समझाए, पानी का दुरुपयोग आप शहर वाले कर रहे हैं। हम 1 बाल्टी पानी में नहा लेते हैं और ये बाथ टब में नहाते हैं। ये लोग कपड़े धोने की मशीन, बर्तन धोने की मशीन, कूलर का प्रयोग करते हैं और पानी की खपत बढ़ जाती है। तमाम फैक्ट्रियों, कोलियरी, कपड़ा मिलों का गंदा पानी नदी तालाबों में यह शहर वाले बहाते हैं और नदियों का पानी प्रदूषित करते हैं। फिर शहर के ये बड़े लोग पानी साफ करने वाली मशीनों से पानी साफ कर पीते हैं और हम गांव के लोग गंदा पानी पीते हैं और कभी पीलिया तो कभी दूसरी पेट की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। राष्ट्रीय जल आयोग ने पानी की गांव की आवश्यकता को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगर की आवश्यकता को 160 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन माना है। पर शहर के लोग 1000 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी बहाते हैं। कोई कहे इनसे, भाषण से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, हमें पानी चाहिए। हमें कर्तव्य सिखाने से पहले तुम अपना कर्तव्य सीखो। फौजी की पूरी बात राम सुजान की समझ में नहीं आई। उसे तो इतना पता है, इस साल अकाल पड़ा है। अकाल उसकी याद में एक बार पहले भी पड़ा था। तब अमेरिका से माइलो आया था। गांव गांव बांटा गया था। जिस माइलो को अमेरिका के पशु नहीं खाते थे, उसे इस देश के लोग खा रहे थे। दुर्भिक्ष आदमी से बहुत कुछ करा लेता है। उसी वर्ष गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह की थी कि कोदौ में वर्षों तक कीड़े नहीं लगत हैं, इसलिए आपातकाल के लिए कोदौ का भंडारण करना चाहिए। उसके घर में कोदौ रखी है, पर वह तभी पकेगी फतकेगी जब हांडी में कोदौ के साथ पानी भी डाला जाएगा। सारी सोच पानी पर आकर ठहर जाती है, सारी दृढ़ता, योजनाएं पानी पर आकर ढह जाती हैं। गांव की चहल पहल, कामकाज ठप पड़ा है। खेतों में काम नहीं है, हल नहीं चल रहे हैं। सूखे दर की झुलसी धरती में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। आसमान आग उगलता है। हवा ऐसी ठहरी हुई है जैसे किसी ने कहीं कैद करके रखा हो। लोग बैठे बैठे या तो आकाश ताकते हैं, या चिलम फूंकते हैं, या रोते बिलखते बच्चों को पुचकारते हैं।
या रंभाते गोरुओं की पीठ थपथपाते हैं। किशोर लड़के लड़कियां खेल कूद कर स्वयं को भरमा रहे हैं। हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कित्ता कित्ता पानी। गोल वृत्त के बीच में खड़ी लड़की छाती तक की ऊंचाई बताती है, इत्ता इत्ता पानी। ढीली पड़ गई मूंज की खाट की रस्सी कसते हुए राम सुजान मन में हंसता है। कितने भोले हैं ये बच्चे। इत्ता इत्ता पानी होता तो आज गांव इस तरह साए साए न कर रहा होता। घर ऐसा उदास न लगता जैसे किसी की मौत पर लगने लगता है। सरकार कहती है देश में पर्याप्त अनाज है, पर पानी का क्या करें। कोई उसे वह जगह बता दे जहां पानी का अक्षय घट रखा हो, तो वह पूरे गांव की प्यास बुझा दे। कितना अच्छा होता जो उसके भीतर भगीरथ की सी क्षमता होती, तो आज वह एक और गंगा इस धरती पर उतार लाता, या कि उसे अर्जुन का वह बाण मिल जाता जिससे भूमि में छेद कर उसने सरशैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा में पड़े भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। जाने कहाँ गए रामचंद्र जी के युग के वे बादल जो मांगते ही पानी बरसा देते थे। अब तो कोई जुगत कोई जतन काम नहीं आता। गांव में इस समय एक महाराज पधारे हुए हैं। इतनी सुंदर बात कहते हैं कि कुछ समय को आदमी भूख प्यास भूल जाता है। खाली बैठे मर्द औरतें सांझ से ही जुहाने लगते हैं। पानी कब बरसी महाराज, कोई पूछ लेता है। पानी कैसे बरसे समय पर, कलयुग लगा है भाइयों। तुलसी बाबा कह गए हैं कलयुग में बार बार दुकाल पड़ेगा, बिना अन्न के लोग मरेंगे। पाप अन्याय लोभ अत्याचार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जंगल काटे जा रहे हैं, ऊर्जा की खपत बढ़ गई है, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और वायुमंडल को स्वच्छ करने वाले पेड़ काटे जा रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए समय पर पानी नहीं बरसता और सूखा पड़ता है। पहले जिसके पास पैसा होता था वह बाग बगीचा लगवाता था, कुएं खुदवाता था। आज लोग इमारतें बनवा रहे हैं। वायु के बाद पानी ही वह आवश्यक तत्व है जिसके बिना मनुष्य और पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकते। मांगे बारिद देही जल रामचंद्र के राज, सुने हो ना। यह कोई चमत्कार जैसी घटना नहीं थी। उस समय लोग जंगलों के महत्व को समझते रहे होंगे, प्रकृति के संतुलन से खिलवाड़ नहीं करते रहे होंगे। रामचंद्र जी के राज में बादल उतना ही पानी बरसाते थे जितना आवश्यकता होती थी। न सूखा पड़ता था न बाढ़ आती थी। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि लोग उतना ही पानी उपयोग में लाते थे जितनी आवश्यकता होती थी। पानी को बेकार नहीं फेंका जाता था और पानी की कमी नहीं होने पाती थी। पानी न रहेगा तो कितनी ही मछलियों पशु पक्षियों की प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा और जल स्तर नीचे गिरता जाएगा। बार बार सूखा पड़ेगा, बार बार अकाल पड़ेगा। राम सुजान की कनपटियों में तपसी महाराज की बातें देर रात तक प्रतिध्वनित होती रहती थीं। पेड़ इतने आवश्यक हैं तो लोग क्यों काटते हैं? पढ़े लिखे लोग जब इतने समझदार होते हैं तो उनकी समझ में एक ये बात क्यों नहीं आती? पानी नहीं बरस रहा है और लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। रोज कोई एक घर खाली होता है। घरवाली ने स्पष्ट कह दिया है, आज की रात काट लो, कल यहां से चलना है। बाल बच्चों का कष्ट देखा नहीं जाता। बुद्ध गणेश के पास चले जाएंगे। जब कुइयां इंदारा भर जाएंगे तभी लौटेंगे। जाओ तुम सब जाओ, मैं ढोर डांगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। राम सुजान को कदाचित अब भी आशा है पानी के बरसने की। न जाओ, हम तो जाएंगे। तो कल उसके घर के खाली होने की बारी। राम सुजान की छाती दुखों से भरी है। रात गहरा रही है, आंखें कड़ुआ रही है, नींद नहीं आ रही है। राम सुजान चारपाई डाले घर के बाहर खुले आसमान के नीचे सोया है। सहसा लगा उसकी उघाड़ पसीनी आई छाती पर पानी की 2 बूंदें टपकी हैं। कहीं भ्रम तो नहीं? उसने बूंदों को छुआ, पानी ही है। तो क्या इंद्रदेव कृपा करेंगे? उसने हुलस कर आसमान ताका। आसमान बिल्कुल साफ है, तारों भरा आसमान। अब तो ये तारे भी अच्छे नहीं लगते। बुझ गया राम सुजान। कोई चिड़ैया चुरगुन उड़ती हुई गुजरी होगी और उसी ने मूत्र विसर्जन कर दिया होगा। पानी यहाँ कहाँ?
पानी तो ना आकाश में है न धरती में, न जाने कहाँ बिला गया पानी। भिनसार हुआ, तैयारी हुई, घर खाली होगा अब। बाला जो किसी काम से पड़ोस में गई थी टेरती हुई आई। बुद्ध गणेश भैया आए हैं, लड़का बच्चा भौजी सब साथ में हैं। अगले ही क्षण गणेश पत्नी, 2 लड़कियों और एक लड़के के साथ ओसारी में खड़ा था। कैसे आए भई? राम सुजान का मुंह फटा का फटा रह गया। बाबू वहां तो पनिये नहीं है, नल हैंडपंप सब छूछे पड़े हैं। क्या हम पिएं और क्या लड़का बच्चा का पियाएं? हमें तो ड्यूटी करना है, पर ये लोग कुछ दिन यहीं रहेंगे। पानी ओनी तो है ना? बुद्ध गणेश ने अपना आना स्पष्ट किया। हाँ, यहाँ तो कुइयां इंदारा भरे पड़े हैं, नदी उछल रही है। अपनी अम्मा की तैयारी नहीं देख रहे? पानी का ऐसा कष्ट है कि सब तुम्हारे पास जाने की तैयारी किए बैठे हैं। राम सुजान हक्का बक्का है। वहां पानी कहाँ है अम्मा? 3 दिन में एक बार टेम कुटेम नल में पानी आता है, कुछ मोहल्ले में वह भी नहीं। तब तो तुम्हारे कलेक्टर साहब की बगिया सुखाए गई होगी। नहीं बाबू, बड़े अफसरों की बगिया नहीं सूखती। उनके लिए दिन में बोर का पानी और रात में पीएचई का पानी खोला जाता है। हम ही सींचते हैं रात को। पानी का ऐसा संकट है कि पूछो मत। कहकर बुद्ध गणेश ऐसे चुप खड़ा रहा जैसे अपराधी हो। पूरा घर ठगा सा खड़ा है। राम सुजान की समझ में नहीं आता क्या कहे। वह विमोड़ सा कभी बुद्ध गणेश को और कभी ड्योढ़ी पर बैठी बाल बच्चे समेटे जाने को उद्वत घरवाली का मुंह ताकता है। फिर जैसे उसे चेत आता है, आओ सब जने भीतर आओ, जो होगा सब साथ मिलकर सहेंगे। इस गांव ने, इस धरती ने हमें खूब अन्न पानी दिया है, अब भूखा प्यासा मारेगी तो वही सही। बुद्ध गणेश घर के भीतर चला गया, पर राम सुजान को लगा घर में ठहरना एकाएक बहुत कठिन हो गया है, इतना कि उसका दम घुट जाएगा। उसे खुली वायु चाहिए। उसने कांधे पर अंगूछा डाला और नदी की ओर चल दिया। रास्ते भर परिकल्पना में डूबा रहा। रातों रात कोई चमत्कार हो गया है, नदी भर गई है। जो लोग गांव छोड़कर गए थे वापस लौट आए हैं। बच्चे उत्साह में खेल रहे हैं। हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कित्ता कित्ता पानी, इत्ता इत्ता पानी। वृत्त के बीच में खड़ी लड़की सिर के ऊपर दोनों हाथ रखकर बताती है। और जब वह नदी तट पर पहुंचा, नदी सूखी पड़ी थी, जैसे सदियों से सूखी पड़ी हो। उसने अकुलाकर आकाश ताका। आषाढ़ अंत का आकाश ऐसा स्वच्छ और आसमानी था कि लगता न था वह आषाढ़ अंत का आकाश है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी यह आषाढ़ का आकाश नहीं है।